नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने पिछला वीडियो एपिसोड नंबर 2 कुछ बना रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसी वीडियो को कंटिन्यूस रखते हैं। एपिसोड नंबर 2 को 2A पार्ट में इस अगला वीडियो बना रहा हूँ। इसी वीडियो को जहाँ तक मैं बता चुका था पिछले वीडियो में, उसके आगे मैं शुरुआत करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपकी 5 तरह की आयों को शामिल किया गया। अगर ये 5 तरह के हेड से आपको कोई आय हो रही है तो इन 5 आयों को आपकी आयकर की गणना के लिए शामिल किया जाएगा। ये 5 तरह की आय कहाँ किस किस स्रोतों से हो सकती है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। अब मैं चलता हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऐसी आय जो कि ऊपर के 4 स्रोतों से आपको नहीं प्राप्त हो रही होंगी। ऐसी सारी आय को हम कहाँ पे ले जाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कैसे क्या क्या आय हो सकती है? अगर आपको कोई सेविंग बैंक या फिक्स डिपॉजिट में कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं और कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या देती है? डिविडेंड देती है। अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। तो ये डिविडेंड, अगर आप कोई लॉटरी खरीदते हैं और प्राइज जीत जाते हैं तो ऐसी आय। अगर आप कोई बुक लिखते हैं और बुक के बाद वो पब्लिकेशन में चली जाती है और पब्लिकेशन से आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है, वो क्या? रॉयल्टी इनकम। अगर आप खेती करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है। अगर आपके पास मकान तो है, ठीक है, लेकिन वो आपके स्वामित्व में नहीं है, आपने किसी से किराए पे ले रखा है और उसका एक पार्ट या पूरा वो मकान किसी और थर्ड पार्टी को रेंट पे देते हैं, जो कि आपके स्वामित्व में मकान नहीं है और उससे कोई आय हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं? सबलेटिंग रेंट। ऐसा रेंट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल किया जाता है। ठीक है। इन पे मैं आपको एक अगला एपिसोड जो बनाऊंगा तो एक एक हेड को मैं कवर करता हूँ चलूँगा, और एक एक हेड में क्या क्या इनकम कैसे कंप्यूट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं आपको डिस्क्राइब प्रॉपर वे में करूँगा। चलते हैं। अच्छा, ये 5 हेड से जो इनकम कंप्यूट होकर के आती है उसे क्या कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट में? ग्रॉस टोटल इनकम। हिंदी में बात करें तो सकल कुल आय। ठीक है। इसके बाद भी बहुत कुछ होता है आय की गणना के लिए, हम अभी यहाँ तक का ही बात करते हैं। अच्छा, 1964 में क्या हुआ कि हमारे आयकर एक्ट में एक थोड़ा बदलाव हुआ। इसमें को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है। अभी हम डायरेक्ट टैक्स में ही चलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो कि प्रत्यक्ष उस व्यक्ति की आय पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो कि हमको जो भी उपभोक्ता होता है उस सर्विस का, उस मटेरियल का, उसको ही उस पे लगने वाला टैक्स का अल्टीमेट भुगतान करना होता है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स पे चलते हैं। 1975 में भारत सरकार को डायरेक्ट टैक्स से 1632 करोड़ रुपए की कुल आमदनी हुई थी। 1994 में क्या हुआ था? पैन कार्ड का इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स एक्ट में हुआ था। ठीक है। पैन कार्ड, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, ऐसे ही पैन कार्ड 10 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफाई कोड होता है, जो कि हर इनकम टैक्स असेसी के पास होना अनिवार्य है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपकी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो कि आपके ऊपर कर लगता है ना, तो आपको पैन कार्ड रखना अनिवार्य है। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको 25,000 रुपये का जुर्माना आयकर विभाग आपसे वसूल कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम रिड्यूस टैक्स रेट इन इंडिया 1997-98। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 97-98, असेसमेंट ईयर 98-99। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये भी हम आपको चलिए बताते हैं। सपोज फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कब होती है? कोई फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और क्लोज कब होता है? 31 मार्च क्लोज। ठीक है। स्टार्ट।
जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा कौन सा स्टार्ट हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 और कब खत्म होगा, 2021। अच्छा, इस फाइनेंशियल ईयर में हम कुछ कमाएंगे। सपोज हमने कमाया लेट्स सी 1 करोड़ रुपया, ठीक है। अब इस पे हम इसका जो टैक्स कंप्यूट करेंगे, किस साल कंप्यूट करेंगे, वो करेंगे 2021 और 22 में, यानी कि 2021 यानी कि 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 के बीच में हम अपनी आय पर एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक फॉर्म में अपनी सारी आय उसमें लिख करके उस पर टैक्स चुका करके एक विवरणी दाखिल यानी रिटर्न दाखिल करेंगे, ठीक है। कब वो होगा, 2021 और 2022 में, ठीक है। हमने आय कमाई फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हम रिटर्न कब दाखिल कर रहे हैं, 2021-22 में, ठीक है। तो जब हम रिटर्न दाखिल करते हैं उस ईयर को क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर, AY, और जिस साल हम आय कमाते हैं उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2003 में अपना आयकर विभाग का डिजिटलाइजेशन होने लग गया, ठीक है। 2003 में क्या है, इनकम टैक्स gov.in एक www URL का गठन हुआ, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट, incometax.gov.in एक आपका डिजिटल इंडिया यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना आया। 2006 में इसने ई फाइलिंग की सुविधा, यानी कि आप चाहे तो मैनुअल रिटर्न की जगह ई फाइल भी आप अपने रिटर्न को कर सकते हैं, तो उसके लिए उसने ई फाइलिंग के लिए एक अपना URL नया बनाया। फिर 2011 में क्या हुआ कि सहज और सरल फॉर्म आयकर विभाग ने अपने करदाताओं यानी कि SSC जिसे कहते हैं, करदाता को SSC कहा जाता है, के लिए एक नया फॉर्म लेके आए, सहज और सरल। फिर हम आपको बताते हैं नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इन इंडिया। 1997 में भारत में 1.2 करोड़ लोग आयकर का भुगतान करते थे, जिनकी संख्या 2011 में 3.6 करोड़ हो गई, यानी कि 14 सालों में 14 ईयर्स में 300% हमारे इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में नए SSC आए। अच्छा, चलिए बात करते हैं टैक्स स्लैब्स की। छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ टैक्स स्लैब का। जब फर्स्ट टाइम 1961-62 में इनकम टैक्स की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स एक्ट की, ठीक है, तो एग्जेम्पशन क्या थी, अगर आपकी कुल वार्षिक आय 3,000 रुपये तक की है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन उससे ज़्यादा होती थी तो आपको इनकम टैक्स चुकाना पड़ता था। लेकिन ये टैक्स रेट अगर आपकी आय 20,000 रुपये सालाना से ज़्यादा होती थी तो 50%, 60%, 70-80% तक का भी ये टैक्स लिया जाता था, ठीक है। 1970-74 में क्या हुआ, ये आपको 5,000 रुपये तक की आपकी अगर आय है तो आपको वार्षिक कुल आय पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अगर आपकी यही आय 2 लाख रुपए वार्षिक हो जाती थी तो आपसे सरकार क्या करती थी, 70%, 75% तक का आपसे टैक्स वसूल करती थी। 1974-75 में ये आपका 6,000 रुपये तक का टैक्स पे कोई यानी कि कोई आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन ये 70,000 रुपये अगर आपकी वार्षिक कुल आय होती थी तो आपसे पीक टैक्स रेट कलेक्ट किया जाता था। 1980-81 में क्या है, 8,000 रुपये तक की आय पर आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन ये अगर आपकी आय 1 लाख रुपए वार्षिक होती थी तो आपसे पीक टैक्स रेट लिया जाता था। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, मैंने एक चार्ट बना रखा है, चार्ट ऑफ इनकम टैक्स रेट एज पर इनकम चार्ट ऑफ